पहले मैं ये दरख्वास्त करूँगा आपकी भरपूर तालियों में कि अमजद साहब स्टेज पे आ जाएं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो अमजद साहब से मैं समझता हूँ कि उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, जितने लोग वाकिफ़ हैं, जिन्हें दिलचस्पी है लिटरेचर के लोग, तो एक बड़ा रीज़न है इनसे वाकिफ़ हैं क्योंकि इनके शेरी मजमूए हैं, इनकी नज़मों की कुलियात है, इनकी गज़लों की कुलियात है, 14 शेरी मजमूए हैं। लेकिन उसके अलावा भी करोड़ों लोग अमजद इस्लाम अमजद को उनके ड्रामों की वजह से जानते हैं, और इनके बहुत मारूफ ड्रामे जैसे वारिस है, कोई आपके सीरियल अमजद भाई होंगे, हाँ जी हाँ, दहलीज़ है, रात और दिन, उस पर अभी हम बात करेंगे। तो एक ड्रामा निगार और ड्रामा राइटर की हैसियत से जब टीवी अभी छोटा सा बच्चा था तो उस ज़माने में ये टीवी के लिए इन्होंने लिखना शुरू किया। पहले सोलो प्ले किए, फिर 4 साल तक टकरें खाते रहे लाहौर टेलीविज़न स्टेशन के आसपास, तो इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। फिर एक ड्रामा इनका आया 25 मिनट का, तो उसने कुछ तहलका मचाया, गालिबन 67 में, 73 में। उसके एक बरस बाद एक और नौजवान लड़की प्रोड्यूसर आई, अंग्रेज़ी बोलती हुई, सायरा काज़मी। तो ज़्यादातर जो हमारे राइटर थे, एक तो उसको लिफ्ट भी नहीं कराते थे, फिर उनकी ज़बान समझ में नहीं आती थी, तो उनको किसी ने बताया कि एक लड़का है और बड़ा अच्छे ड्रामे लिखता है। तो इन्होंने फिर एक 1974 में जो ख़वातीन का आलमी साल मनाया जा रहा था, तो ख़वातीन के मौजू पर एक इनका प्ले आया, और फिर एज अ प्ले राइट एक ये इस्टेब्लिश हो गए। वो आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं और कि कितनी बड़ी इनकी शोहरत है। आज हम इनसे बात करते हैं। वैसे निजी ज़िंदगी में भी इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, और 1944 में आप 4 अगस्त को पैदा हुए, और ये उम्र मैं बता रहा हूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना मैं ये उम्र बता? हाँ, असल में मेरा तो जी चाहता मैं तो सोहेल बड़ाइच की तरह के भी कई सवाल पूछूं कि औरतों से मुलाकातें तो रही होंगी ये सब उनसे पूछ चुका है। हम दोबारा थोड़ा सा सोहेल बड़ाइच भी बनेंगे, क्योंकि वो चूँकि मुनव्वर सईद और ये अमजद इस्लाम अमजद लाहौर के फिल्मी और टीवी के ज़माने के दोस्त हैं, तो अगर कभी इनको एक्सपोज उस हवाले से करना हो तो आपको बिठाएंगे यहाँ तो आज एक्नॉलेज करने के लिए इनकी पोइट्री और इनका जो काम है, और फिर ड्रामे के हवाले से जो इनकी एक हैसियत है, इसके लिए हम जमा हुए हैं और बात का आगाज़ करेंगे। फिर अमजद साहब का एक ये भी है कि ज़्यादातर जो है मैं समझा, मेरा जो इनसे हुआ यानी इनकी नज़में मैंने जो पहले सुनी तो वो सीना बसीना चली। जिस नौजवान को किसी लड़की से इश्क हो जाता था और किसी कॉलेज में पढ़ता था, तो वो नज़्म मैं नहीं समझता किसी को याद ना हो। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक़ जज्बे के जैसे चांदी पिघल रही हो। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसा लगता कि जैसे दिल में उतर रही हो। वो इस तयक्कुन से बात करती कि जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो, वगैरह वगैरह। वो एक था। तो वो जो भी लड़की सीढ़ियाँ उतर रही होती थी, कोई ना कोई नौजवान कोने में खड़ा ये नज़्म दोहरा रहा होता था, अमजद इस्लाम अमजद। तो एक रोमांटिक शायर की हैसियत से इनका पहला एक हुआ तारुफ़ मुझसे, और मैं समझता हूँ बेशतर लोगों से। उसके बाद ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत ऐसे इनकी शायरी में, वैसे तो मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि शायरी का कोई मौजू होना ज़रूरी भी है या नहीं है, ये आपका ज़ात का मसला है, आपकी इंकशाफ ज़ात है, आप अपना एक्सप्रेस करते हैं, वो जो जी चाहे उसका मकसद बना लें। लेकिन ये कि उसके बाद कुछ और चीज़ें भी इनकी पोइट्री में आईं, तो इन्हीं से अब ज़्यादा बात करेंगे, इन्हीं से सुनेंगे। ये तो एक मुख्तसर सा वो था, और बीच बीच में बात और भी करते रहेंगे। जी अमजद भाई। वो फ़राक साहब का एक शेर है कि मैं बस एक बार लाजवाब हुआ जब किसी ने कहा कि कौन हो तुम। मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल सवाल शायद यही होता है। चुनांचे मिर्ज़ा साहब ने भी यही कह के जान छुड़ाई थी कि कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। बहरहाल बड़ी अहमद शाह भाई ने
अजमाली तौर पर आपको कुछ बताया कि ये जो लिखने लिखाने का सफ़र है मेरा, ये किस तरह से शुरू हुआ और अब तो माशाल्लाह ये 4 दहाइयों पे फैला हुआ है। और बेशतर चीज़ें जैसे कि आप सबके इल्म में है, हमारे यहाँ चूँकि ख़ानदगी बहुत कम है, अब थोड़ी सी जगह जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अलूम ने ले ली है, उसकी वजह से सोशल साइंसेस और भी पीछे चली गई हैं। तो अब बहुत कम परसेंटेज हमारे यहाँ ऐसी रह गई है जो कि लिटरेचर को शौक़ के साथ पढ़ती है। तो ज़ाहिर है कि उसको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए उस टीवी की ऑडियंस के साथ जो कि बेशुमार लोग जो हैं आपका प्ले देखते हैं। तो आप लोग जो हैं, जो इस वक्त मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, आप उसी तरह से एक सिलेक्टेड लोग हैं जिस तरह के शायरी हमारे यहाँ एक सिलेक्टेड लोगों का मसला मामला रह गई है। तो इसलिए इसका ताल्लुक़ जो है वो शायर मिक़दार से नहीं है, मायार से है। तो मायार के हवाले से हम जब बात करने बैठते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अहमद शाह भाई से बात भी हो रही थी कि जब आदमी पीछे मुड़ के देखता है तो 2 सवाल आम तौर पर हर इंसान के ज़हन में आते हैं कि मैं क्या करना चाहता था और मैं क्या करने में कामयाब हुआ हूँ। डिकन्स का आपने टेल ऑफ 2 सिटीज़ देखी, इस तरह की ख्याल दुनिया की कमो बेश हर शायरी में आपको ये एक ख्याल ज़रूर मिलेगा कि शायर लोग जो हैं वो हमेशा 2 शहरों की बात करते हैं। एक शहर वो जिसमें वो रह रहे होते हैं और एक शहर वो जिसमें वो रहना चाहते हैं। तो ये जो रहना चाहने वाला शहर है, ये पिछले 40 बरसों में किस तरह से बना और किस तरह से बिगड़ा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़दीक बनिस्बत उस शहर के जिसमें मैं रहता हूँ और जिसमें मैं रहा। तो मैं बेसिकली एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ और मैं इस बात पे बहुत यकीन रखने वाला हूँ कि कोई भी रात जो है, वैसे तो ये फ़िल्मी गाने भी इस पे बने हुए हैं कि लंबी है गम की रात मगर शाम रात ही तो है वगैरह, लेकिन अमर वाक़या ये है कि इसी तरह से है। आज हम लोग इस शहर में इस छत के तले बैठे हुए शायद पिछले 15-20 साल की एक गंभीरता अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो कभी मायूसी की शक्ल में, कभी फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में, इसने हमारे चारों तरफ एक दायरा सा ताना हुआ है। लेकिन मैं हमेशा ये देखने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आज का लम्हा मौजूद है, ये किसी ज़माने का मुस्तकबिल था और किसी ज़माने में इसने माजी हो जाना है। यानी ये एक मुतहर्रक लम्हा है, इसने कहीं रुके नहीं रहना। चुनांचे अगर जिस बदनसीबी की पोजीशन में किसी एक वक्त में हम हैं, तो ये भी उसी तरह से चली जाएगी जिस तरह के वो अच्छी सूरतें जो हैं वो चली गई हैं। तो इस हवाले से मैं कोशिश करता हूँ ज़िंदगी को देखने की, अपने कॉलमों में भी, ड्रामों में भी, शायरी में भी, और इसलिए मैं बहुत अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा कि आम तौर पर स्टेज से इस तरह के इनकिसार का इज़हार किया जाता है, ये ईमानदारी की बात है। मैं कभी मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी के हर दौर में मेरे साथ ऐसे लोग थे जिन्हें मुझसे ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा मकबूल होना चाहिए था। तो कैसे ये हुआ कि वो लोग पीछे रह गए? मैं ये समझता हूँ कि इसमें 10-15% मुमकिन है मेरी कोशिश या जो भी मेरी कोई सलाहियत वगैरह है उसका भी हाथ हो, मगर मैं इसका बहुत मानने वाला हूँ कि इस कायनात के ऊपर एक और कायनात है और उसके शायद ऊपर पीछे वो हस्ती है, वो ताकत है, वो एनर्जी है जिसके ज़रिए से ये सारा तमाशा है। तो जो उसकी नज़र में आ जाता है, आप समझिए कि जिस शाख को वो हाथ लग जाए उसमें खुद ब खुद फूल खिलने लगते हैं, चाहे उसमें फूल खिलने की सलाहियत हो या ना हो। एक पंजाबी का शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मियाँ मोहम्मद साहब का नाम आपने यकीनन सुना होगा। उनका एक शेर है कि जे मैं वेखा अपने वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले।
यानी अगर मैं अपनी तरफ देखूं तो मेरे दामन में कुछ नहीं है, और जे मैं वेखा रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। तो ये जो एक चीज़ है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ही ऐसे ऑडियंस आपके हमवतनों में मिल जाए जो कि अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में, और जैसा हम बात कर रहे हैं अपनी परेशान ज़िंदगियों में, आपके लिए वक्त निकालते हैं, आपको पढ़ते हैं, आपको याद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं शायद और भी मुझे कुछ ज़िंदगियां मिले हैं तो मैं इसका पूरी तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। वो तो नहीं कर रहा इंटरप्ट, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि कोई इस तरह का फॉर्मेट बना लेते हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं वो आपकी गुफ्तगू से भी ज़्यादा आपके शेरों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो आप गुफ्तगू करते रहें, और गुफ्तगू के दरमियान आप चाहें तो अपनी कोई नज़्म, कोई गज़ल, और मैं चाहूँगा कि वो जो अगर किसी तरह की शायरी पे आप कभी शर्मिंदा भी हैं तो वो पहले सुना दें जो नौजवानी में करते थे आप। तो और फेजेस में सुनाना चाहें, कोई आप किस जो भी चाहें, लेकिन ये कि गुफ्तगू भी आप करते रहें। फिर बताइए, आप ये भी बताइए इंस्पिरेशन क्या हुई, आप ये भी बताएं कि टीवी कैसे गया, आप ये भी बताएं पोइट्री, लेकिन ये शेरों के दरमियान की सूरत हाल होनी चाहिए। मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे, वही नज़्म जिसका आपने जिक्र किया, जो एक जब तालिब इल्मी के ज़माने की नज़्म है, इस और मेरे ख़्याल में अगर तालिब इल्मी के ज़माने की नज़्म में कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा टाइप चीज़ नज़र आए तो वो कोई इतनी अच्छी अलामत नहीं होती। चुनांचे ये एक बड़ी रोमांटिक सी, बड़ी डायरेक्ट सी एक नज़्म है जो मैं आपको सुनाता हूँ। इसका उन्वान भी है एक लड़की। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आँखों में शोख जज्बे, वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। वाह। कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती, वाह। तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से मैं ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ। वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से मैं ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ। मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समंदरों के लिए बनी हूँ। वो साहिलों की हवा सी लड़की जो राह चलती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। वो कल मिली तो उसी तरह थी, चमकती आँखों में शोख जज्बे, गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट के जैसे चांदी पिघल रही हो। मगर जो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि जैसे सदियों से दश्ते जुल्मत में चल रही हो। वाह वाह। अच्छा, वो इस पे एक बड़ा दिलचस्प वाकया मैं आपको सुना दूं, वो शायद आपके मुझे कुछ और भी याद है, मैं वो भी सुना दूंगा। तो अब जैसे हर शायर को आप लोग शायर भी हैं और शेर शनास भी, तो आपने महसूस किया होगा कि किसी भी शायर की जो फेवरेट नज़्म या कोई लाइन होती है उसको वो ज़रा ज़्यादा एतमाद के साथ अदा करता है या पढ़ता है, तो आपको पता होता है कि कौन सी लाइनें जहाँ के। तो ये मुझे पता था कि इस नज़्म की ये लाइन जो है कि वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। तो ये इसका एक पंच लाइन इसकी थी। तो एक महफिल में मैंने बड़े एतमाद से इसी तरह ये मिसरा पढ़ा कि वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। तो एक लड़की बिल्कुल सामने बैठी थी, एकदम उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी, सर सहेलियों समेत। अच्छा अच्छा। अब इसका ये पहलू कभी मेरे दिमाग में नहीं आया था कि इसका ये भी मतलब कोई निकाल सकता है। अमजद साहब इसी ज़माने की, लेकिन मुख्तलिफ तरह की, मसलन फोश नज़में तो आपने नहीं लिखी। नहीं, फोश नज़म नहीं है, ये निजी सी महफिल है, मैं सुना दूंगा अगर आप नहीं सुनाएंगे तो वो भी सुनाएं। और उससे पहले अगर चाहें तो वो आदम और हवा वाली जो नज़म है अगर आपको याद हो। तो मुझे वाकई इस तरह से याद नहीं है, लेकिन फिर आगे चलेंगे। एक नज़म मुझे बहुत पसंद है, कल भी मैंने सुनाई थी, अगर मुशायरे में कुछ लोग वहाँ आप में से थे। तो ये मेरा ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा जो है वो तदरीस में गुज़रा है। तो
अब आप में से भी अगर पढ़ाया नहीं तो पढ़े तो बहरहाल सारे लोग ही हैं। तो हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में जो एक दस्तूर था कि क्लास टेस्ट लिए जाते थे, तो वो क्लास टेस्ट जो हैं वो एक बड़ी ही, ख़ुसूसन टेस्ट लेने वाले के लिए वो एक बड़ी ही बेमानी किस्म की एक्सरसाइज होती थी कि आप क्लास में आए हैं, आपने एक सवाल दिया है और अब 45-50 मिनट आप वेट कर रहे हैं कि ये बच्चे सवाल पूरा कर लें। तो उस दौरान में मैं अपने स्टूडेंट्स को देख रहा था कि वो सवाल कैसे हल करते हैं, तो उसी से एक आइडिया मेरे दिमाग में एक नज़्म का आया। वो नज़्म है, उसका नाम भी मैंने रखा है कमरा इम्तहान में जी। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें आप यकीनन अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे किसी न किसी हवाले से कि देखिए पहली लाइन जो है वही गलत मलत हो गई। हाँ, बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाते हैं, या सवाल नामे को देखते ही जाते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए, बेनिशान जवाबों का कुछ पता ही मिल जाए। मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल आते हैं। वाह वाह। मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल आते हैं। इस तरह के मंजर मैं इम्तहान गाहों में देखता ही रहता था। नकल करने वालों के नित नए तरीक़ों से आप लुत्फ़ लेता था, दोस्तों से कहता था किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है। वक्त की अदालत में, ज़िंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवालनामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है? सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है, वक्त की अदालत में, ज़िंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवालनामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है। ज़िंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। ज़िंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। बेनिगाह आँखों से देखता हूँ पर्चे को, बेनिगाह आँखों से देखता हूँ पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाता हूँ, हाशिए लगाता हूँ, दायरे बनाता हूँ, या सवाल नामे को देखता ही जाता हूँ, देखता ही जाता हूँ। अब इतनी फ़लसफियाना नज़्म के बाद वही सुना दीजिए जो मैं कह रहा हूँ, वरना मुझे याद है पूरी। अब जाने दें। नहीं, उसके बाद संजीदा बातें करेंगे, और वो बहुत संजीदा नज़्म है वैसे। हाँ, है तो संजीदा। बोसों की हलावत से जब होंठ सुलगते हों, हाथों की तमाज़त से जब चांद पिघलते हों, और हाथ की दस्तक पर जब बंदे क़बा उसके खुलने को मचलते हों, इश्क और हवस के बीच कुछ फ़र्क नहीं रहता, इश्क और हवस के बीच कुछ फ़र्क नहीं रहता, कुछ फ़र्क अगर है भी उस वक्त नहीं रहता। इश्क और हवस के बीच कुछ फ़र्क नहीं रहता, कुछ फ़र्क अगर है भी उस वक्त नहीं रहता। जब जिस्म करें बातें दरिया भी नहीं बहता, मैं झूठ नहीं कहता, ऐ शाम गवाही दे। वाह वाह वाह। इसमें कोई इतनी शर्माने वाली बात थी नहीं वैसे अमजद साहब। आप पिछले 40 बरस से ज़ाहिर है शायरी कर रहे हैं। जी जी। और आपके इर्द गिर्द कुछ और लोग भी हैं जो शेर कह रहे हैं, कुछ आपके पेशरो और कुछ आपसे सीनियर लोगों में अहमद फराज, मुनीर नियाज़ी, ज़फ़र इकबाल, अहमद मुश्ताक, ये नासिर काज़मी, मजीद अमजद शायद थोड़े से सीनियर थे वो भी आपसे। जी जी। ये सारे लोग, मुस्तफ़ा ज़ैदी,
फिर आपके बाद और आपके साथियों में उबैदुल्ला अलीम, अयूब खावर, जमाल हसानी, परवीन शाकिर, ये सब लोग हैं। आप को कैसे ऐसा देखिए, आपको शेर लिखवाने के लिए या कहलवाने के लिए अलग से अपनी आवाज़ ज़ाहिर है बनानी है, और बनाई है आपने। आप अपने आप को किस तरह मुख्तलिफ आवाज़ समझते हैं कि मेरा ये काम है जिस वजह से मुझे शेर लिखना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि हमारी क्लासिकल पोइट्री में बवजूद 20वीं सदी से पहले तक मोहब्बत के जो इजहार के तरीके हैं वो बड़े महदूद और लिमिटेड थे, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो जो दो अपोजिट सेक्सेस के लोग हैं उनको बराह रास्त मिलने का मौका मिलता ही नहीं था, मुहैया ही नहीं था, और अगर थोड़ा बहुत था तो वो कुछ मुजरों वगैरह के हवाले से। चुनांचे हमारी शायरी में आम तौर पर जो कैरेक्टर पेंट किया गया उस ज़माने में वो ख़ातून थी जो आपको किसी मैरिटल रिश्ते के अलावा भी मिल सकती हो। लेकिन जब ख़ुसूसन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि शऊर में तरक्की हुई, तालीम में तरक्की हुई, ख़वातीन जो हैं उनमें पढ़ने का रुझान हुआ, और उनको पहली बार हमारे यहाँ कई सदियों के बाद एक पर्सन के तौर पर लिया गया। वरना इस जो फ्यूडल एज थी उसमें ख़ातून को एक कमोडिटी की तरह बना दिया गया था, जैसे घर में आपकी और चीज़ें हैं जो आपका विरसा सरमाया है, उसी तरह से वो भी थी। तो ये चीज़ें जब आईं, और इसके साथ ही ये जो वेरिड हो सकते हैं मोहब्बत के रूप, ये बड़ी इंट्रिगिंग, बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि मोहब्बत को आप किस किस तरह से देख सकते हैं, किस किस एंगल से देख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर कोई मैंने बुरी भली कोई इनफरादियत हासिल की है तो शायद इसलिए कि मैंने मोहब्बत को सिर्फ वो सीढ़ियों से उतरने वाली लड़की तक महदूद नहीं रखा। मैंने उसको टाइम की जो मिस्ट्री है उसके साथ भी रिलेट किया है, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी रिलेट करने की कोशिश की है, और वो ज़िंदगी में वो जो फैंटेसी का एक एलिमेंट है। एक मेरी 3 लाइनें आपने भी सुनी हुई हैं कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। वाह वाह। तो उसमें भी मैंने कोशिश की है। फिर ये मोहब्बत जो है जब ये बहुत से टुकड़ों में तकसीम होती है, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपका ज़िंदगी में मिशन है, आपकी एम्बिशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे नज़दीक मोहब्बत के रूप हैं। मैंने कोशिश की है इनको जहाँ तक मेरी पहुँच हो सके मैं इन सब के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँ। शायद ये बात जो है वो मेरे सामईन को, क़ारीन को, पढ़ने वालों को पसंद आई। इसी तरह ड्रामे में मैंने कोशिश की है कि मैं जो देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, लोगों को उस वही लौटाने की कोशिश करूँ, उनको वही चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ। तो ये वो 2 चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं कि जिन्होंने शायद थोड़ी बहुत मुझे मेरी अपनी एक पहचान कायम करने में मदद दी है। अच्छा, वो अनवर मसूद साहब तशरीफ़ लाई, ये वो ठीक है, वो असलूब के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो आप तशरीफ़ रखिए, अब जल्दी से बैठ शुरू करें सिलसिला। वो आपकी गज़ल भी है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है, तो मोहब्बत को आपने अपने पूरा यानी अपनी शायरी में वही उसको रिलेट किया बाकी चीज़ों से, ऐसा है? ये हाँ जी, ये अशफाक साहब की एक सीरीज़ थी, आप लोगों को शायद याद हो, एक मोहब्बत सौ अफ़साने, तो ये उसका थीम सॉन्ग था। और मुझे ये बड़ी खुशी है कि मैं उस ज़माने में बतौर शायर मुझे बहुत ही कम लोग जानते थे और कोई मेरा इतना ज़्यादा तारुफ नहीं था। तो ये मैं समझता हूँ कि अशफाक साहब की मोहब्बत है, सारी ज़िंदगी वैसे मुझसे बहुत प्यार करते रहे वो आगे चल के भी, कि उन्होंने, हालांकि वो जिससे भी चाहते ये लिखवा सकते थे, ज़ाहिर है इतने सीनियर, इतने बड़े वो, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट करके मुझे कहा कि इसका गीत तुम मुझे लिख कर दोगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उन्होंने ये गीत मुझसे लिखवाया। मैंने अहमद शाह भाई से ये कहा था कि मैं पुरानी चीज़ें तो मुशायरों में हम लोग सुनाते, मजबूरी होती है, सुनाते ही रहते हैं, तो मैं वो भी 1-2 ज़रूर, लेकिन कुछ मैंने
एक दो नई चीज़ें लिखी हैं, मैं वो चाहता हूं कि मैं जी प्लीज। आपको मैं सुनाऊं। सबसे पहले एक नज़्म मैं आपको सुनाता हूं। इसका उन्वान है रोबोट। मुझे फितरत के हुस्ने बेनिहायत से मोहब्बत है। वाह मुझे फितरत के हुस्ने बेनिहायत से मोहब्बत है कि मैं खुद इसका हिस्सा हूँ। वाह वाह वाह। मुझे फितरत के हुस्ने बेनिहायत से मोहब्बत है कि मैं खुद इसका हिस्सा हूँ। इसी की बेकनारी में मुझे हैरान रहने दो। वाह। इसी की बेकनारी में मुझे हैरान रहने दो। मुझे रोबोट बनने से बहुत ही खौफ आता है। वाह। मुझे रोबोट बनने से बहुत ही खौफ आता है। मेरी आसानियों के वास्ते ऐ मेहरबानो तुम, मेरी आसानियों के वास्ते ऐ मेहरबानो तुम, ये अब जो लेके आए हो ये सब सामान रहने दो। वाह। ये अब जो लेके आए हो ये सब सामान रहने दो। न छीनो मुझसे मेरे ख्वाब की ये अनबनी दुनिया। वाह। न छीनो मुझसे मेरे ख्वाब की ये अनबनी दुनिया। मेरे रिश्ते मेरे हमदम, किताबें शायरी मौसम। वाह वाह वाह। मेरे रिश्ते मेरे हमदम, किताबें शायरी मौसम। मुसलसल फैलती खुशबू अज़ल के एक लम्हे की। वाह। मुसलसल फैलती खुशबू अज़ल के एक लम्हे की। ये सारे रंग ये मंज़र के जिनमें झिलमिलाते हैं। कई भूले हुए चेहरे किसी आवाज़ की रिमझिम। वाह वाह वाह। कई भूले हुए चेहरे किसी आवाज़ की रिमझिम। मुझे रोबोट की सूरत मशीनी ज़िंदगी की बेसमर भट्टी में मत डालो। वाह। मुझे रोबोट की सूरत मशीनी ज़िंदगी की बेसमर भट्टी में मत डालो। मेरी पहचान रहने दो, मुझे इंसान रहने दो। वाह 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 वाह। हम जैसा 1974 में आपको पीटीवी अवार्ड मिला पहला। नहीं, 75 में। 80 में 80 में जब ये और पहला शुरू ही इनफैक्ट कितने 80 में अवार्ड हुआ। मिले आपको पीटीवी से? पीटीवी से जी मुझे 5 दफ़ा, 11 में से 5 दफ़ा मिला। 11 उसके बाद टोटल मैंने हुए, निकाली। 5 आपके ड्रामा। 11 और पहला आपको वारिस पे मिला था। वारिस पे मिला था अच्छा। जी पहली बार। फिर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किस साल में मिला? 87 में। और फिर अभी आपको 1998 में सितारा इम्तियाज भी। वो मिला। तो इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट जो है आपकी अवामी सतह पे, हर सतह पे, दुनिया भर में, तो वो तो शिकायत नहीं है अब आप? नहीं जी नहीं, मुझे और भी कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। जो वो जो 2-1 शिकायतें हैं वो बड़ी पर्टिकुलर किस्म की हैं। अदरवाइज इतनी मोहब्बत लोगों से मिलती है, दुनिया से मिली है। अल्लाह ने, मैं नहीं समझता कि कोई, देखिए जी, हवस और तमा की तो कोई हद नहीं है। लेकिन जो चीज़ें ज़िंदगी में आपको मिली हैं, मैं जो मिली हैं, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कि शायद मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। सोक्रेटिस के बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है, मैं आपसे शेयर करता चलूं कि सुकरात अपने शागिर्दों से कहा करता था कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बनी हैं, तुम चीज़ों के लिए नहीं बने, तो डोंट रन आफ्टर देम, इनको। तो एक दफ़ा एथेंस में मेला लगा, तो शागिर्दों ने देखा कि बाबा जी सुबह सुबह चले गए अंदर और हर चीज़ को उठा उठा के देखें, कितनी कितनी देर हर चीज़ को देखें। अब वो पीछे पीछे लगते, शाम को जब सुकरात बाहर निकला तो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बाबा जी हमें तो आप कहते हो कि चीज़ों से दिल ना लगाया करो, और आज आपने हर चीज़ जो है उसको खड़े होके 2-2 घंटे उसको देखा है। तो सुकरात ने कमाल का जवाब दिया। उसने कहा, बेटा मैं तो ये देख रहा था कि दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जिनके बगैर मेरा गुजारा हो सकता है। वाह वाह। तो मैं ये चीज़ जो है ये बहुत बहुत मुझे जो है वो हॉन्ट करती है। ये गज़ल मैंने एक नई लिखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अल्लाह करे आपको भी लग जाए। कि तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, आरफा जी, तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। वाह। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। वाह वाह। न मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। न तू कह सका न मैं सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। मेरे दिल को दर्द से भर गया, मुझे बेयकीन सा कर गया। वाह। मेरे दिल को दर्द से भर गया, मुझे बेयकीन सा कर गया। तेरा बात बात पे टोकना, मेरी बात बीच में रह गई। वाह। तेरा बात बात पे टोकना, मेरी बात बीच में रह गई। वो जो ख्वाब थे मेरे सामने,
जो शराब थे मेरे सामने, वाह वो जो ख्वाब थे मेरे सामने, जो शराब थे मेरे सामने, मैं उन्हीं में ऐसे उलझ गया, वाह वाह, मेरी वाह, बात बीच में रह वाह, गई। वाह। मैं उन्हीं में ऐसे उलझ गया, मेरी बात बीच में रह गई। और शेर देखिएगा कि तेरे शहर में मेरा हम सफ़र वो दुखों का जम्मे गफ़ीर था। वाह वाह वाह, तेरे शहर में मेरा हम सफ़र वो दुखों का जम्मे गफ़ीर था, मुझे रास्ता नहीं मिल सका, मेरी बात बीच में रह गई। वाह वाह वाह, मुझे रास्ता नहीं मिल सका, मेरी बात बीच में रह गई। और जब एक चुप सी लगी मुझे उसी एक पल के हिसार में, वाह अजब एक चुप सी लगी मुझे उसी एक पल के हिसार में, हुआ जिस घड़ी तेरा सामना, मेरी बात बीच में रह गई। वाह, हुआ जिस घड़ी तेरा सामना, मेरी बात बीच में रह गई। और कहीं बेकनार थी ख्वाहिशें, कहीं बेशुमार थी उलझनें, वाह कहीं बेकनार थी ख्वाहिशें, कहीं बेशुमार थी उलझनें, कहीं आंसुओं का हजूम था, मेरी मेरी बात रह बीच गई। में रह गई। वाह कहीं आंसुओं का हजूम था, मेरी बात बीच में रह गई। उसे देखिए कि था जो शोर मेरी सदाओं का, वाह मेरी नीम शब की दुआओं का, वाह, था जो शोर मेरी सदाओं का, मेरी नीम शब की दुआओं का, हुआ मुल्तफित जो मेरा खुदा, मेरी बात बीच में रह गई। वाह वाह वाह, हुआ मुल्तफित जो मेरा खुदा, मेरी बात, था जो शोर मेरी सदाओं, था जो शोर मेरी सदाओं का, मेरी नीम शब की दुआओं का, हुआ मुल्तफित जो मेरा खुदा, मेरी बात बीच में रह गई। और तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते, वाह तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते, तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी मेरी बात वाह, बीच वाह, में वाह, रह गई। वाह वाह वाह, तेरी फिर छत पढ़ें, पे चांद, फिर पढ़े हम तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते, वाह। तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। और मेरी ज़िंदगी में जो लोग थे मेरे आसपास से उठ गए, वाह मेरी ज़िंदगी में जो लोग थे मेरे आसपास से उठ गए, मैं तो रह गया उन्हें रोकता, मेरी बात बीच में रह गई। वाह वाह वाह, मैं तो रह गया उन्हें रोकता, मेरी बात बीच में रह गई। और तेरी बेरुखी के गुबार में, गमे ज़िंदगी के फिशार में, वाह तेरी बेरुखी के गुबार में, गमे ज़िंदगी के फिशार में, मेरा सारा वक्त निकल गया, मेरी बात बीच में रह गई। वाह वाह, मेरा सारा वक्त निकल गया, मेरी बात बीच में रह गई। और आखिरी शेर है इसका, देखिएगा कि मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी, वाह मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह फिर 1974 में इनकी शादी हो गई। गई। जी वाजिद भाई जी वाजिद भाई आप कोई फरमाइश वाजिद करें? साहब ने कहा, ठीक है। जी इन्होंने फरमाया एक नज़्म है मेरी, सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। वाह रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, ज़िंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियाँ बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलसितां सजाने में, उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। वाह 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 वाह, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आसों का खूं बहा नहीं मिलता। ज़िंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियाँ हैं सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलते। वाह 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 वाह, ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आसों का खूं बहा नहीं मिलता। ज़िंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियाँ हैं सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। यानी इनको मेहनत का
अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। वाह 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 वाह। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। वाह। असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। आखिरी शेर है इसका कि फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं। वाह। फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। वाह वाह। अमजद साहब, ये मुंतज़मीन को आपकी मकबूलियत का अंदाज़ा तो था, तो ये हॉल कुछ छोटा पड़ गया है, बाहर भी खासे लोग हैं। जी जी हाँ जी जी बोलो। जी बच्चे। अरे तो ये तो गा के सुनाए क्या? बच्चे असल में हाँ नहीं वाकई वो ये कह रहे हैं, तो वो चूंकि वो गीत की एक फॉर्म में है ना, दो चार लाइनें जो मुझे याद है आपने कहा तो मैं, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है, तेरे मेरे अबद का किनारा है ये, वाह इस्तिआरा है ये, वाह। रूप का दाव है, प्यार का घाव है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। वाह। हाँ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत। वो मैं एक गज़ल मेरी रह गई जो मैं वो गज़लों पे बहुत सेंसिटिव हुए हैं, नहीं पता नहीं है? मैं ऐसा है कि जाहिर है कि नज़्म तो बहुत पुख्ता लिखी और अब बड़ी अच्छी गज़लें लिख रहे हैं, इनके अंदर कहीं शक है कि अभी तक गज़ल में कोई इनकी बात मानी नहीं गई उतनी। नहीं, ये गज़ल होती है कुछ, ये मुझे एक तो ये नई है, आप लोग नहीं बहुत खूबसूरत तकरीबन है। इसके अव्वलीन सामीन है, ये कहीं ना भी मैंने पढ़ी है ना मैंने सुभान कहीं अल्लाह। सुनाई है, तो ये एक ज़रा बड़ी डिफरेंट सी गज़ल है, और आप ऐसे अच्छे सामीन मुझे शायद मुश्किल से मिलते हैं। तो नॉर्मली मैं बहुत छोटी रदीफ़ों में लिखता हूँ, तो इसकी रदीफ़ जो है वो बहुत ही लंबी है। अमजद भाई, मैं एक आपकी बात से पहले मेरी दरख्वास्त है, जो लोग दरवाजे में खड़े हैं इस तरफ को भी लेफ़्ट पे चले जाएं, बाहर भी लोग खड़े हैं ताकि अकोमोडेट हो जाएं। शुक्रिया। और यहाँ आगे भी कुछ अगर नौजवान कोई बैठना चाहें तो ये कुर्सियों के आगे बैठ सकते हैं, नीचे कारपेट पर। ये इतनी नई है कि अनवर मसूद ने भी नहीं सुनी हुई। आइए जी, बैठ जाइए, आइए। थैंक यू वालिद भाई। कि अफलाक पे सजते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों। वाह। अफलाक पे सजते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों, बहरूप बदलते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों, वाह। बहरूप बदलते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों। शेर सुनिएगा अहमद भाई, कि जिस आग को रोशन करने की गायत भी इन्हें मालूम नहीं, जिस आग को रोशन करने की गायत भी इन्हें मालूम नहीं, उस आग में जलते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों, वाह वाह। उस आग में जलते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों। और जब सामने कुछ मंजर भी नहीं और अनहोनी का डर भी नहीं, वाह वाह वाह। जब सामने कुछ मंजर भी नहीं और अनहोनी का डर भी नहीं, आंखों को मलते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों, वाह। आंखों को मलते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों। क्यों दुनिया से मुंह मोड़ लिया, किस चांद से रिश्ता जोड़ लिया, वाह। क्यों दुनिया से मुंह मोड़ लिया, किस चांद से रिश्ता जोड़ लिया, पलकों पे लरसते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों, वाह। पलकों पे लरसते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों। और नज़रों में कोई मंजिल भी नहीं, दरिया भी नहीं, साहिल भी नहीं, नज़रों में कोई मंजिल भी नहीं, दरिया भी नहीं, साहिल भी नहीं, दिन रात भटकते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे, बेकार भटकते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों। और सोचों से उधर आँखों से परे एक बाग कहीं मौजूद है क्या, वाह। आँखों से उधर सोचों से परे एक बाग कहीं मौजूद है क्या, खुशबू में ढलते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों, खुशबू में ढलते रहते हैं दिन रात मुसलसल। और आखिरी शेर सुनिएगा जिसके लिए मैं
ये गज़ल ख़ास तौर पे आपको सुनाना चाह रहा था कि क्या इनके जहाँ में भी अमजद कानून है धरती वालों का, क्या इनके जहाँ में भी अमजद कानून है धरती वालों का, तारों को निगलते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों। क्या इनके जहाँ में भी अमजद कानून है धरती वालों का, तारों को निगलते रहते हैं दिन रात मुसलसल तारे क्यों। बहुत नवाजिश। इस गज़ल में कोई 12 नज़में थी आपकी। जी जी इरशाद। यार वो नजम भाई असल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो बार बार आपको तो पता ही है बार बार सुनाने से याद रह जाती हैं, तो ये चूँकि बहुत कम वाली सुनाने वाली तो वो भूल जाती हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं आपको इस ऑडियंस को एक नज़म ख़ास तौर पे मैं सुनाना चाहता हूँ जो मैं मुशायरों में नहीं पढ़ता, क्योंकि शायद वो मुशायरे की ऑडियंस के लिए है भी नहीं। इसमें मैंने कुछ तजुर्बे किए हैं कि जो वेस्टर्न और हमारी मशरकी शायरी में कुछ चीज़ें जो अलग-अलग रहीं मैंने उनको कोई मिक्सअप करने की कोशिश की है। ज़्यादा मैं तमहीद में नहीं जाता, मैं नज़्म आपको सुनाता हूँ। इसका उन्वान है तो चल ए मौसमे गिरिया। तो चल ए मौसमे गिरिया फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं। तो चल ए मौसमे गिरिया फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं। वहाँ हर चीज़ वैसी है कोई मंजर नहीं बदला, तेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा है जिस तरह तूने उसे देखा था छोड़ा था। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज़ पर अब भी धरा है मग वो कॉफ़ी का कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों की झाग के धब्बे नुमायां हैं। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज़ पर अब भी धरा है मग वो कॉफ़ी का कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों की झाग के धब्बे नुमायां हैं। कलम है जिसकी निब पर रज्जगों की रोशनाई यूं लरसती है कि जैसे सूखते होंठों पे पपड़ी जमने लगती है। वाह 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 वाह। कलम है जिसके निब पर रज्जगों की रोशनाई यूं लरसती है कि जैसे सूखते होंठों पे पपड़ी जमने लगती है। वो कागज़ हैं जो बेरोए हुए कुछ आंसुओं से भीगे रहते हैं। वो कागज़ हैं जो बेरोए हुए कुछ आंसुओं से भीगे रहते हैं। तेरे चप्पल भी रखे हैं, तेरे चप्पल भी रखे हैं कि जिनके बेसमर तलवों से वो सब ख्वाब लिपटे हैं जो इतना रौंदे जाने पर भी अब तक सांस लेते हैं। तेरे चप्पल भी रखे हैं कि जिनके बेसमर तलवों से वो सब ख्वाब लिपटे हैं जो इतना रौंदे जाने पर भी अब तक सांस लेते हैं। तेरे कपड़े जो गम की बारिशों में धुल के आए थे मेरी अलमारियों के हैंगरों में अब भी लटके हैं। तेरे कपड़े जो गम की बारिशों में धुल के आए थे मेरी अलमारियों के हैंगरों में अब भी लटके हैं। दिलासों का वो गीला तौलिया और हिचकियों का अधघुला साबन, दिलासों का वो गीला तौलिया और हिचकियों का अधगुला साबन चमकते वॉश बेसन में पड़े हैं और ठंडे गर्म पानी की वो दोनों टूटियां अब तक रवां हैं। तू जिन्हें उस दिन किसी जल्दी में चलता छोड़ आया था। वाह 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 वाह। दिलासों का वो गीला तौलिया और हिचकियों का अधगुला साबुन चमकते वॉश बेसन में पड़े हैं और ठंडे गर्म पानी की वो दोनों टूटियां अब तक रवां हैं। तू जिन्हें उस दिन किसी जल्दी में चलता छोड़ आया था। दरीचे की तरफ दीवार पर लटकी घड़ी अब भी हमेशा की तरह आधा मिनट पीछे ही रहती है। दरीचे की तरफ दीवार पर लटकी घड़ी अब भी हमेशा की तरह आधा मिनट पीछे ही रहती है। कैलेंडर पर रुकी तारीख ने पलकें नहीं झपकी, कैलेंडर पर रुकी तारीख ने पलकें नहीं झपकी और उसके साथ आवेज़ां वो एक महकारता मंजर, वो एक तस्वीर जिसमें वो मेरे शाने पे सर रखे मेरे पहलू में बैठी है। वाह वाह। कि जिसमें वो मेरे शाने पे सर रखे मेरे पहलू में बैठी है। मेरी गर्दन और उसके गेसुओं के पास एक तितली खुशी से उड़ती फिरती है। मेरी गर्दन और उसके गेसुओं के पास एक तितली खुशी से उड़ती फिरती है। कुछ ऐसा सेहर छाया है
कि दिल रुकता हवा चलती हुई महसूस होती है। वाह 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 वाह, कुछ वाह। ऐसा शहर छाया है कि दिल रुकता हवा चलती हुई महसूस होती है। आखिरी बंद है इसका। मगर है मौसम गिरिया उसी साथ न जाने किस तरफ से तू चला आया। वाह मगर है मौसम गिरिया उसी साथ न जाने किस तरफ से तू चला आया। हमारे बीच से गुजरा, हमारे बीच से तू इस तरह गुजरा कि जैसे दो मुखालिफ रास्तों को काटती सरहद कि जिसके हर तरफ बस दूरियों की गर्द उड़ती है। वाह 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 वाह। हमारे बीच से गुजरा, हमारे बीच से तू इस तरह गुजरा कि जैसे दो मुखालिफ रास्तों को काटती सरहद कि जिसके हर तरफ बस दूरियों की गर्द उड़ती है। उसी एक गर्द की तहसी तुझे दरवाजे की बेल पर जमी शायद नजर आए। वाह उसी एक गर्द की तहसी तुझे दरवाजे की बेल पर जमी शायद नजर आए। कोई तस्वीर के अंदर कमी शायद नजर आए। तमन्ना से भरी आंखें जो हरदम मुस्कुराती थीं, अब उन आंखों के कोनों में नमी शायद नजर आए। वाह वाह वाह। अभी है वक्त है हमारे पास। जी मैं वो सुनाता हूँ अभी आप। अच्छा मैं अर्ज करता था। सुन रहा जी मैं अर्ज करता हूँ। मैं अर्ज करता ये कथा भी जी। सुना दीजिए। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर। वाह तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर। और तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वाह वाह वो मौसम का रंग। वाह वाह वाह। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर। तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग। तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए। वाह वाह और तुम जिस हर्फ पर उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। वाह 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 वाह। बहुत बच्चे जरा कहना कि वो वाला आखिरी शेर वाला मुझे याद है। मैं सुनाता हूँ वो मैंने सुनानी है, फिक्र ना करें। हाँ तभी वो तो तो सुनाएंगे। ये उसका आखिरी शेर मुझे याद है कि समय के समुंदर कहा तूने जो भी सुना पर न समझे। समय के समुंदर कहा तूने जो भी सुना पर न समझे। जवानी की नदी में था तेज पानी जरा फिर से कहना। वाह वाह। तो अब जी चलिए मैं उसके भी तो एक शेर सुना देता हूँ कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वाह कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। जी कहाँ, ठीक है जी कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। ओ मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। वाह वाह। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। वाह किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। वो था एक दरिया विशाल का, सो उतर गया उसे वाह, भूल जा। वाह। और वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा उसे भूल जा। वाह इसी तरह की एक और गज़ल के भी दो चार शेर आपको मैं सुनाऊं कि हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुझे निकाल के देखा तो सब खसारा है। वाह हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है,
तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, मुनव्वर जी, अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा, वाह वाह वाह, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा अनवर है। भाई की तरफ और क्यों ये इशारा शेर कर जरा रहे हैं गौर आप? फरमाइएगा, ये शेर खास तौर पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, वाह, हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। वाह, हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, ये वक्त पहले भी हमने कहीं गुजारा है। वाह, न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, ये वक्त पहले भी हमने कहीं गुजारा है। और आखिरी शेर है इसका कि ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, वाह, ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है, वाह, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा। जी जी, मैं सोचा था नहीं, कि जी, आखिर में सुनाएंगे। कर लें, अच्छा, ताकि एक आध चीज़ कोई वो बात तीसरा और दिन हो है जाए। और मैं सुबह से तकरीबन अमजद भाई के साथ यहाँ बाहर रास्ते में हम बैठे होते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं इनके साथ, बातें करते हैं इनके साथ, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, लड़के, लड़कियाँ 38 साल से रोमानी शायरी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि 1974 के बाद कोई इश्क नहीं किया मैंने। आप में से कोई एक आदमी एतबार कर सकता है इस बात पे? एक गवाह लाई। चलिए मैं एक बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाह जी, रहा जी। हूँ, ठीक है? आप फर्ज कीजिए कि आप डबल जिंदगी नहीं गुजार रहे, ठीक जी, है? जी, जी। तो फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट को, और जाहिर है कि वो जो असल में अमित शाह भाई ने इस बात को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया है। मैंने ये कहा है कि 1974 के बाद मैंने उस तरह का कोई दूसरा में, लेकिन शायद वो कभी भी ना खुलती अगर इस तरह का कोई टेकले। इसी तरह अशफाक साहब की अभी आपने बात की थी, चूँकि ये गीत उन्हीं की उसमें था, वहाँ आपने किया, तो उनका एक वाक़या मैं आपको छोटा सा सुनाऊँ, वो भी बड़ा मज़े का था। वो बता रहे थे कि एक सहरा में दूर दराज 4-5 भिक्षु टाइप लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने एक दूसरे की तरफ कमर की हुई है। एक दफ़ा देखा, 2-4, एक दफ़ा उसके पास टाइम था, वो चला गया, उसने कहा भाई तुम लोगों की लड़ाई है आपस में? उन्होंने कहा नहीं, हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा मैंने कभी तुम लोगों को ना बात करते देखा है और फिर तुम भी एक दूसरे से मुंह भी मोड़ के बैठे हुए हो, प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा बात यह है कि जब से हम यहाँ बैठे थे हमने आपस में एक फ़ैसला किया था कि जब तक इस खामोशी से अच्छी बात नहीं मिलनी हमने बात नहीं करनी। हम जो साहब 5 मिनट हैं हमारे पास, सिवाय शेरों के और कोई सुनना नहीं चाहता अब आपसे चलिए कुछ। जी, ये असल में ये वो वाली जो इन्होंने कहा ना वाली, ये मेरी बेगम की पसंदीदा नज़्म है। और जितनी इसमें भी मोहब्बत का कोई शादीशुदा, जिक्र नहीं होगा ना सिर्फ सिवाय मोहब्बत के कुछ है ही नहीं। तो ये शादीशुदा ख्वातीन को निस्बतन ज़्यादा पसंद आती है। एक साहब हैं, मैं खैर उनका वो नाम अब नहीं लेता, तो उन्होंने बड़े अजीब तरीके से इसकी दाद दी मुझे। वो कहने लगे कि यार वो तुम्हारी भाभी ने कल मुझे सारी रात उसने मुझे सोने नहीं दिया और कोई 70 दफ़ा तुम्हारी ये नज़्म सुनाई है। मैंने कहा जी क्यों? वो कहते हैं कि देखो इसको कहते हैं मोहब्बत करना। तो ये नज़्म है, इसका उन्वान है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में वाह ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। वाह, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। वाह 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 वाह। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हज़ारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। वाह, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए
और शब में बारहा उठे, वाह जमी को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। वाह वाह बात मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, वाह। ज़मी को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है, वाह कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। वाह 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 वाह। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है, कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं सुभान अल्लाह, थकती। सुभान अल्लाह। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, वाह बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। है, कहो बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, समुंदर से कहीं गहरी, सितारों से सिवा रोशन, वाह। हवाओं की तरह दायम, वाह। पहाड़ों की तरह कायम, वाह, वाह। जमी से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजर हैं, वाह। मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इस्तियारे हैं। वाह 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 वाह। जमी से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इस्तियारे हैं, हमारे हैं। हमारे वास्ते ये चांदनी रातें संवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है। मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है। वाह 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 वाह। मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है। और कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में, कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है, वाह। कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है, वाह वाह मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है। गुमा के शाखचों में आशियां बनता है उल्फत का, ये ऐने वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है। वाह वाह वाह। ये ऐने वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है। आखिरी बंदा इसका, मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, वाह मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियाँ चुनते, वफा की अजरकें पहने, समय की रह गुजर की आखिरी सरहद पे रुकते हैं, तो कोई डूबते सांसों की डोरी थाम कर वाह। धीरे से कहता है, ये सच है ना हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। वाह 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 वाह। तो कोई डूबते सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। धुंधलका सा जो आंखों के करीबों दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत वाह ने वाह। रखा। आप जितनी तालियां आप चाहें बजा लें, क्योंकि हमारे सेशन का इख्तिताम होता है। तो अमजद साहब के लिए बहुत ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया।